नमस्कार, मेरा नाम अर्चना राठी है और ज्ञान विविधता चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ जो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, विश्व की प्रमुख सभ्यताएं जो है वो कैसे शुरू हुई, किस प्रकार से ये शुरू हुई है, तो मैं बता देती हूँ कि आधुनिक सभ्य जीवन में लंबे समय से हमारे जो विश्व है, विश्व में क्या होती, अनेक लोग यहाँ पर निवास करते थे। जब अनेक लोग जगह जगह पर निवास कर रहे हैं, जैसे कबीले के रूप में निवास कर रहे हैं, तो वो कबीला क्या होता है, बाद में एक क्या बन जाता है, सभ्यता बन जाता है, यानी एक नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। यानी बहुत सारे लोग जब एक जगह पर इकट्ठा होकर बहुत वर्षों तक लगातार वहाँ पर निवास करते हैं, वहाँ की संस्कृति को इतना प्रसारित कर देते हैं कि वो संपूर्ण विश्व में फैल जाती है, संपूर्ण विश्व से प्रभावित होता है, तो वही क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। हमारे विश्व में अनेक सभ्यताएं हुई हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता जो नील नदी पर हुई थी, विकसित हुई थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला फरात जो नदियां हैं उन पर विकसित हुई थी। इसी तरह अपना जो भारत है, भारत भी क्या है, सभ्यताओं से संबंधित है। भारत का भी विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में नाम आता है, जिनमें है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे विश्व की जो तरह तरह की सभ्यताएं हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। जो सबसे प्राचीन है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का भी महत्व कम नहीं है। तो चलिए देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ, जो सभ्यताएं हैं वो। तो सबसे पहले आता है भारत की सभ्यता। भारत विश्व की प्रमुख सभ्यता, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, भारत की सभ्यता, भारत की सभ्यता के बारे में। अब देखिए, भारत की सभ्यता में हम क्या नाम लेंगे, जैसे भारत की जो सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पहले हम लेते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता। सबसे पहले क्या आएगी, सिंधु सरस्वती सभ्यता। भारत क्या है, विश्व के प्राचीन देशों में से एक है। इसी कारण भारत में भी 5,000 से 7,000 वर्ष पूर्व क्या थी, एक सभ्यता की यहाँ पर विकसित हुई थी। 5 से 7,000 वर्ष पहले एक सभ्यता विकसित हुई थी, और वही सभ्यता वर्तमान समय में क्या कहलाती है, सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। क्योंकि 5 से 7,000 वर्ष पहले, 5 से 7,000 वर्ष पहले, आज से लगभग कितने साल पहले, 5 से 7,000 वर्ष पहले जो भारत की प्रमुख नदियां हैं, जैसे मतलब उस समय क्या था, अपने भारत का विभाजन नहीं हुआ था, इसलिए सरस्वती नदी, सिंधु नदी, रावी नदी और मातर नदी, ठीक है, इन सब नदियों के ऊपर क्या हुई थी, इन सब नदियों के किनारे, क्योंकि कोई भी मैदान जो होता है उस मैदान पर क्या होती है, किसी भी सभ्यता का विकास होता है। तो ये भारत की प्रमुख सभ्यताएं किन किन नदियों के विकास के किनारे विकसित हुई, सरस्वती नदी, सिंधु नदी, रावी नदी, मातर नदी, ये सब इन सब नदियों के किनारे यह विकसित हुई है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, नदियों का जो इलाका होगा वो हर तरह से क्या होता है, बेस्ट होता है, इसीलिए यह नगरीय सभ्यता लगभग नदियों पर ही विकसित हुई है। जिनमें हम सरस्वती नदी को देखते हैं, तो सरस्वती नदी पर कौन सा नगर है, कालीबंगा, जो अपने राजस्थान में है। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ में है, ठीक है। इसी तरह सिंधु नदी पर हड़प्पा, ये पंजाब में था। मतलब जो भारत का अविभाजित जब भारत था तो उस समय पंजाब जो राज्य है उस समय पंजाब में था, और अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। क्योंकि अपने भारत का विभाजन हो गया, इसलिए हड़प्पा कौन से क्षेत्र में चला गया, पाकिस्तान में। इसी तरह रावी नदी के किनारे कौन सा, मोहनजोदड़ो, तो ये रावी नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, तो ये मोहनजोदड़ो ये कहाँ पर है, लरकाना जिले में, ठीक है। इसी तरह ये जो मादर नदी है, रंगपुर
रंगपुर है जो कौन सी नदी के किनारे है, माता नदी। इतना आपके विस्तृत रूप से नहीं है, आपके सिर्फ आपको कालीबंगा, सिंधु नदी, जो सरस्वती नदी है उस पर कालीबंगा, सिंधु नदी पर हड़प्पा और रावी नदी पर मोहनजोदड़ो, इनके बारे में थोड़ा बताया गया है। ये वाले क्या है, ये वाले क्वेश्चन आप जब उच्च क्लासों में आ जाओगे तब उस समय आपको ये विस्तृत रूप से बताए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु नदी के बारे में देखो, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कहाँ हुआ है, उद्गम लिखते हैं हम, उद्गम कहाँ हुआ है, तिब्बत। जो तिब्बत में कौन सा मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है उसके उत्तर दिशा में, यानी किसके, कैलाश मानसरोवर के उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में सिंहमुख हिमनद, सिंहमुख और हिमनद से क्या निकलता है, सिंहमुख और हिमनद से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के कैलाश मानसरोवर नामक स्थान के उत्तरी दिशा से सिंहमुख और हिमनद से यह नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या होती है, यह धीरे धीरे क्षेत्र में, यानी अभी तो पहाड़ों से निकलती है, फिर ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित करती है, फिर कुरुक्षेत्र में आती है, फिर सिरसा नामक स्थान से यह निकलकर हम कहाँ पर मिल जाती है, सरस्वती नदी के साथ क्या हो जाता है, इसका संगम हो जाता है। तो इसी तरह सिंधु नदी के किनारे बहुत सारी जो राज्य जो जिले हैं या फिर कह सकते हैं बहुत सारे स्थान हैं वो स्थापित हुए हैं, जिनमें इसका प्रमुख नाम किसका आता है, हड़प्पा का नाम आता है, क्योंकि हड़प्पा क्या है कि खुद में स्वयं में ही क्या एक सिंधु घाटी सभ्यता की देन मानी जाती है। हड़प्पा ने बहुत सारी देन दी है सिंधु घाटी सभ्यता को, हमारे भारत की सभ्यता को, या विश्व की प्रमुख सभ्यताओं में, इसी वजह से इनका नाम लिया जाता है। फिर आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी कहाँ हुई है, देखो सरस्वती नदी आपके हैं शिवालिक की पहाड़ियों में, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ वहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, शिवालिक की पहाड़ियों से। तो जब ये दोनों मिल जाती है तो क्या होती है, तब सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये तो क्या है, वर्तमान में सिंधु नदी अभी वर्तमान में बह रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये सरस्वती नदी क्या है, ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई। क्या हो गई, विलुप्त। विलुप्त का अर्थ क्या होता है कि यह हमें दिखाई नहीं देती है, ये क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो जैसे उत्खनन किया, जैसे 5 से 7 हजार वर्ष पहले की घटना हमें कैसे पता चलेगी कि कोई हड़प्पा नाम का नगर था, मोहनजोदड़ो नाम का नगर था, कोई कालीबंगा था, लोथल था, या फिर सुरकोटड़ा था, या फिर कह सकते हैं गणेश्वर था, आड़ थी, आड़ सभ्यता थी। इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है, उत्खनन से। उत्खनन का मतलब है कि किसी स्थान को खोदना, ठीक है, किसी स्थान पर क्या करना, खुदाई करना। तो इसीलिए ये जो सरस्वती नदी है इसके बारे में कैसे पता चला, इसके बारे में भू उपग्रहों से पता चला। भू उपग्रह यानी भूमि में जो उपग्रह, भूमि की अंदर की आंतरिक गतिविधियों को जो देखने के लिए या आंतरिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए जो उपग्रह विकसित या जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भू उपग्रह कहते हैं। तो भू उपग्रह विलुप्त, जब भू उपग्रह लगाए गए तो भू उपग्रह के अंदर यानी भूमि के अंदर क्या दिखाई दिया कि एक कोई नदी बह रही है, एक कोई नदी क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। और वह नदी कौन सी है, सरस्वती नदी, क्योंकि शिवालिक की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। इसके बाद धीरे धीरे ये क्या होती है, जमीन के अंदर समाहित हो जाती है। तो एक तो भू उपग्रह से पता लगता है कि सरस्वती नाम की कोई नदी यहाँ पर प्रवाहित होती थी। इसके अलावा अब ना हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, जैसे वेद पुराण जिनमें महाभारत रामायण की चर्चा की जाती है, महाभारत रामायण, इन सब में किसके बारे में वर्णन है, इन सब में सरस्वती नदी के बारे में उल्लेख किया गया है। कैसे कि महाभारत में एक प्रसंग है, वो महाभारत के में अंदर एक प्रसंग दिया गया है, किसका, बलराम का, जो कृष्ण का भाई है ना बलराम, उनके बारे में कि उन्होंने कई तीर्थों की यात्रा की थी। कौन सी नदी के किनारे बसे हुए तीर्थ, सरस्वती नदी के किनारे जो बसे हुए तीर्थ थे उन तीर्थों की भगवान बलराम ने क्या की थी, जो दाऊद जिसे कहते हैं, उन्होंने इनकी यात्रा की थी। इसीलिए उनकी यात्रा के फलस्वरूप क्या हो गया, यह जो उल्लेख है वो किसमें आ गया, ग्रंथों में आ चुका था। इसी वजह से इस नदी के बारे में पता लगाया जाता है कि ये सरस्वती नदी
पहले वर्तमान में, अभी वर्तमान में क्या है, ये प्रवाहित नहीं हो रही है, जमीन के अंदर चली गई है, विलुप्त हो गई है। लेकिन पहले ये क्या थी, हमारी धरती पर ही, जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी प्रवाहित होती है, वैसे ही हमारे सामने प्रवाहित होती थी। इसके किनारे कई सारे नगरों का विकास भी हुआ है, कई सभ्यताएं यहाँ पर पनपी है। अब देखिए, जो सिंधु व सरस्वती नदी का जो मैदान होता है, उसकी सहायक नदियों का जो मैदान है, वही क्या कहलाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए, सिंधु नदी और सरस्वती, यहाँ पर क्या पनपी, अब जैसे यहाँ पर नदियाँ हैं, सिंधु और सरस्वती नदियाँ दोनों हैं। अब नदियाँ बस है तो वहाँ पर क्या बचेंगे, धीरे धीरे मानव आना रहना शुरू हो गए। जैसे समझ लो, एक मानव आया, है ना, एक मानव आया, फिर दो आए, इसी तरह बहुत सारे मानव यहाँ पर क्या हो गए, इकट्ठा हो गए। जब बहुत सारे मानव इकट्ठा हो गए तो वो क्या बन गया, कबीला बन गया। और कबीला धीरे धीरे किसका, राज्य का रूप धारण कर लेता है। तो वही क्या बन गए, नगर। यानी वो मानव सभ्यता एक क्या हो गई, मानवों ने क्या किया, यहाँ पर नगर बसाने शुरू कर दिए। और इस तरह सिंधु सरस्वती नदी को, या सिंधु सरस्वती जो घाटी है सभ्यता, उसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। क्योंकि वर्तमान में हमारे जिस तरह से नगर बसे हुए, उसी तरह नगरीय सभ्यता, ये नगर भी बसे हुए थे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। इसका कालक्रम कब से कब तक माना जाता है। देखो, 3250 ईसा पूर्व, 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक, 3250 से 2700 ईसा पूर्व तक, 2750 ईसा पूर्व तक इसका क्या माना जाता है, विकास माना जाता है। कि 3250 में इसकी शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे सभ्यता बसने शुरू हुई थी, मानव यहाँ पर आकर बसने शुरू हुए थे। और उसके बाद 2750 ईस्वी पूर्व तक क्या हो गया था, इसका विकास, यह अपने विकास की तरफ थी, यानी पूर्ण विकास हो गया था। इसके बाद क्या होता है, इसके अवसान का काल। तो ये होता है अवसान। अवसान यानी क्या होता है कि यह समाप्ति की ओर थी, धीरे धीरे इसका पतन होने लग गया। तो 2750 ईसा पूर्व से कब, 1500 ईसा पूर्व तक। क्योंकि देखो, 1500 जो ईसा पूर्व है, वहां से कौन सी सभ्यता शुरू हो जाती है, वैदिक सभ्यता शुरू हो जाती है। इसीलिए 3250 से ये शुरू हुई और 1500 तक क्या हो गई, पूरी तरह से समाप्त हो गई थी सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, अब देखिए, इसका बता देती हूँ इसके बारे में। सबसे पहले किसने बताया, 1826 में चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति थे, चार्ल्स, इंग्लिश थे, वो अंग्रेज थे। चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज यहाँ पर आए और उन्होंने क्या किया, एक हड़प्पा नाम की सभ्यता को खोजा कि हड़प्पा नाम का कोई नगर है। उन्होंने क्या की, खुदाई की उस टीले की, 2 टीले थे। देखो, जब 1826 में चार्ल्स मेसन आए तो उन्होंने देखा, टीले को देखा, तो उन्होंने क्या किया, वहां पर खुदाई करनी शुरू की। खुदाई की तो उनको कुछ ऐसी जानकारियां मिली, कुछ ऐसे उनको पुरातत्व जो सामग्री है वो मिली, जिससे उन्होंने क्या किया, कुछ अवशेष मिले, जिसकी वजह से उन्होंने इसको क्या नाम दिया, हड़प्पा। उसको क्या दिया, हड़प्पा। उन्होंने बताया कि एक हड़प्पा नाम का नगर है जो वहां पर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। और यह बात किसने कही थी, सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने कही थी। इसके बाद धीरे धीरे ये प्रक्रिया, फिर अनेक लोग आए, जिनमें अलेक्जेंडर कनिंघम या जॉन मार्शल, इस तरह के अनेक लोग आए, जिन्होंने क्या किया, उत्खनन शुरू किया। इसी श्रृंखला में 1904 में जॉन मार्शल 1904 से पहले एक और बता देती हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ था, 1853 में, कौन से 1853 में एक रेल सेवा शुरू हुई थी भारत में, भारत से पाकिस्तान तक। ठीक है, 1853 में भारत से पाकिस्तान के बीच में एक रेल सेवा शुरू की गई थी, जो कब हुई थी, 16/4/1853। देखो, इसको याद करने का तरीका कैसे है, 4, ठीक है, 4 में से 1 घटाओ, कितने आएंगे, 3, 4 में 1 जोड़ो 5, और 4 चौक 16, और 16 में 2 जोड़ो तो कितने आएंगे, 18। तो 16/4/1853 को, 16 अप्रैल 1853 को एक ट्रेन चली थी जो कराची से लाहौर तक चली थी। कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाई गई, रेल लाइन बिछाई गई। ठीक है, तो जब जैसे ये रेल लाइन बिछाई गई तो क्या होगा,
पुरातत्व विभाग तो और ज्यादा कार्य करेगा, क्योंकि पता धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि भाई यहाँ पर कोई सभ्यता का हम इसका अगर कंटिन्यू उत्खनन करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ अवशेष जरूर मिलेंगे, यानी यहाँ पर कोई नगरीय सभ्यता या कोई भी सभ्यता यहाँ पर विकसित जरूर हुई है। तो इस तरह कंटिन्यू उत्खनन करते करते 1904 में, कब 1904 में 1904 में जो लॉर्ड कर्जन है, 1904 में क्या हुआ, यहाँ पर जॉन मार्शल ने क्या किया, जॉन मार्शल ने यहाँ पर एक कमेटी बनाई, किसके लिए, उत्खनन कमेटी, ठीक है, पुरातत्व कमेटी भी जिसे कहते हैं। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में किसने बनाई थी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन जो भारत का क्या है, वायसराय था, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था, जिन्होंने 1904 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई, जिसमें देखो राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स और अर्नेस्ट मेके और मार्टिन व्हीलर, ये 5 व्यक्ति इसमें क्या थे, मार्टिन व्हीलर। कौन कौन थे, 1904 में लॉर्ड कर्जन ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में कमेटी स्थापित की, जिनमें राखलदास बनर्जी, जिसके मतलब सदस्य थे राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, माधो स्वरूप वत्स, अर्नेस्ट मेके और मार्टिन व्हीलर, ये 5 थे, जिनमें से देखो ये तो क्या है, भारतीय है, ठीक है, और ये 2 क्या थे, अंग्रेज थे। तो इसी वजह से यह कमेटी एक बनाई गई और इस कमेटी ने क्या किया, कंटिन्यू इस पर कार्य करना शुरू कर दिया, इस पर कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कोई सभ्यता ऐसी है, इस सभ्यता पर उन्होंने क्या किया, उत्खनन शुरू कर दिया, इस जांच करनी शुरू कर दी। और अंततः अब जांच करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो निर्णय जरूर आएगा। तो देखो ये 2 दोस्त थे, कौन से 2 दोस्त थे ये, एक तो था दयाराम साहनी, ठीक है, ये दयाराम, और एक दयाराम साहनी, और एक कौन था, एक आपके था राखलदास बनर्जी, ठीक है। तो देखो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी दोनों गए कहाँ पर, उनको एक टीला दिखाई दिया, वो वहां पर गए, इस टीले पर गए। तो वहां पर जैसे गए तो ये दयाराम साहनी है ना, इसने क्या किया, इसने होशियारी की और इसने कहा कि ना, इसको बोल दिया कि तू एक बार जा, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर क्या है। और इसने क्या किया, यहाँ पर एक टीला है, उस टीले की खुदाई की और इसको क्या नाम मिला, इसको वहां पर कुछ अवशेष मिले, जिसने उसका नाम क्या दे दिया, हड़प्पा। तो इसने कह दिया कि हड़प्पा नाम की एक जगह है, कहाँ पर, जो अविभाजित भारत था, जिसमें पंजाब है, पंजाब के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी प्रांत को उस समय जिले को क्या कहते थे, प्रांत, मोंटगोमरी प्रांत में सिंधु नदी पर क्या बसा हुआ है, हड़प्पा बसा हुआ है। और तो राखलदास बनर्जी नाम किसका हो गया, और ये कब हुई थी, 1921 में। तो हड़प्पा की खोज कब होगी, ये भी पूरा लिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद राखलदास बनर्जी, इसने सोचा अब तो, क्योंकि जॉन मार्शल कमेटी में क्या हो गया, नाम तो किसका हो गया, दयाराम साहनी का। राखलदास बनर्जी तो ऐसे रह गया था, तो इसने क्या सोचा कि एक बार मैं पुनः जाता हूँ, इसने तो मुझसे क्या कर दी, दोस्ती में क्या कर दिया, धोखा कर दिया, इसलिए मैं एक बार वापस जाता हूँ और जाकर क्या करता हूँ, देखता हूँ उस टीले पर उसके आसपास कुछ है क्या। यहाँ पर गया है, यहाँ पर इसको कुछ नहीं मिला, फिर ये चुपचाप बैठा था। फिर ये क्या किया, इधर से उधर, अब जब हमारा क्या होता है, दिमाग काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं, इधर से उधर घुमाई करना शुरू कर देते हैं ना। तो इसने अपने दिमाग दौड़ाना शुरू किया और इसको एक क्या मिला, टीला मिला। उस टीले पर क्या था, एक जैसे टीला मिला, उस टीले पर इसको क्या मिला, उसने देखा वो वहां पर बैठा था, बैठे बैठे उसको वहां पर क्या मिला, मृतकों की क्या मिले, अवशेष मिले, मृतकों के अवशेष मिले। तो इसने सोचा अरे मृतकों के अवशेष यहाँ पर इस टीले में, तो उसने क्या किया, यहाँ की खुदाई करनी शुरू की। जब इसने यहाँ की खुदाई करनी शुरू की तो
धीरे धीरे क्या हो गया, उसको वहां पर एक आदमी के शव के अवशेष नहीं, बहुत सारे आदमियों के शव के अवशेष मिले। इसलिए इसने क्या किया, उसका नाम दे दिया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। अब आपको बताऊंगी कि हड़प्पा क्या है, मोहनजोदड़ो क्या है। अब देखो, सबसे पहले लिखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की खोज कब हुई, 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। ठीक है। फिर ये कहाँ पर है, सिंध प्रांत में, नहीं पंजाब में, पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, मोंटगोमरी जिले में या प्रांत में बोल सकते हैं। मोंटगोमरी प्रांत कर लेना इसका। मोंटगोमरी प्रांत में यह नदी, यह क्या है, कौन सी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, रावी नदी के कौन से किनारे, बाएं किनारे पर, रावी नदी के बाएं किनारे पर इसे कस्बे के अवशेष मिले और उसका उसने नाम क्या दे दिया, हड़प्पा दे दिया। इसी तरह मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की कब की, इसके एक साल बाद यानी 1922 में। किसने की थी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने। और ये कहाँ पर है, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। अब सिंध है तो नदी भी कौन सी होगी, सिंधु नदी के ये कौन से किनारे हैं, बाएं, तो ये कौन से किनारे हो जाएगा, दाएं, ये दाएं किनारे पर बसा हुआ था। ठीक है। अब मैं बता देती हूँ, देखो मोहनजोदड़ो का क्या आता है, मोहनजोदड़ो ये 3 भागों में बंटा हुआ है, मोहन, जो और दड़ो। तो मोहन का अर्थ होता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसकी सिंधु लिपि में इसको क्या कहा जाता है, मोहन को कहा जाता है मृतक। मोहन यानी मृतकों, जो यानी को, दड़ो यानी टीला, यानी क्या हो गया, मृतकों का टीला। अब क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि राखलदास बनर्जी को टीले पर क्या मिले थे, मृतकों के अवशेष मिले थे, इसलिए उसने सोचा कि इसका क्या नाम दो, मृतकों का टीला नाम देता तब तो उसको कोई पूछता ही नहीं। इसीलिए उसने क्या किया, इस जो लिपि, जो यहाँ की जो लिपि है ना, वहाँ की लिपि में उसने देखा कि भाई है ना, ये लिपि तो हमें समझ में नहीं आएगी, तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसने क्या किया, वहाँ की जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इसने देखा कि मृतकों को क्या कहा जाता है, तो उसने देखा मोहन, जो को वहाँ पर को कहा जाता है, ठीक है, तो को, और दड़ों को क्या कहा जाता है, टीला, तो उसने नाम क्या दे दिया, मोहनजोदड़ो। क्योंकि ये तो 5 से 7 हजार वर्ष पहले की बात है, तो इसको कैसे पता चलेगा कि क्या नाम था उस जगह का। जैसे समझो अभी हम जिस जगह रह रहे हैं उसका नाम हमें पता है, हमारी बाकी पीढ़ी को कैसे पता चलेगा, अगर हम सभी क्या हो जाएंगे, भूकंप या कोई अन्य आपदा आ जाए, उससे अगर हमारा जो नगर है वो अगर उजड़ जाए तो उसके बाद इस जगह का क्या नाम था हमें कैसे पता चलेगा। तो इसलिए उसका नाम उन्होंने क्या दिया, मोहनजोदड़ो। जब ये मोहनजोदड़ो पर उन्होंने खुदाई की तो ये खुदाई क्या हो गई, सही निकली, और इस प्रकार इनका नाम भी क्या हो गया, फेमस हो गया। अब जब देखो ये सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो 2 बड़े बड़े नगरों के बारे में पता चला, तो जितने भी पुरातत्व वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने सोचा कि इस तरह से क्या है, ये 2 नगर है तो 2 नगरों से तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी बनने से रही, इसलिए क्या है, हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नगर हो जिनके बारे में हमें पता नहीं हो। तो उन्होंने क्या किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता ना, सिंधु और सरस्वती नदी, उनके किनारे जो उनका किनारा है ना, उनको क्या किया, उन्होंने उत्खनन करना शुरू किया, और इस तरह नई नई बातें पता चली। जैसे क्या पता चला, कालीबंगा नाम की कोई जगह होगी, तो कालीबंगा नाम देखो कैसे लिया, काली यानी काले रंग की, बंगा यानी चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ, इसका नाम दे दिया कालीबंगा। इसी तरह लोथल, ये तो कहाँ है, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ राजस्थान में, ठीक है। लोथल ये कहाँ है, गुजरात में। धोलावीरा ये भी गुजरात में है, धोलावीरा भी क्या है, गुजरात में। पंजाब में क्या है, रोपड़। इसी तरह
आपके एक हरियाणा में अभी देखो वर्तमान में थोड़े दिन पहले ही कौन सा हुआ है जगह का नाम, कुणाल। कुणाल नाम की जगह पर क्या किसके अवशेष मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इससे क्या पता लगाया जा सकता है कि अभी वर्तमान में भी क्या हो रहा है। ये तो 1921 की बात चल रही थी ना, और इसकी अभी बताऊंगी इसकी कब हुई खोज, 1953 में हुई थी। कई की किताबों में आपको 1951 भी मिल सकती है। तो दोनों में से जो भी है, जो आपके बुक्स में है वही क्या होगी, मान्य होगी। तो कालीबंगा की खोज की गई, लोथल की गई, धोलावीरा की गई, पंजाब में जो रोपड़ है उसकी की गई। इसी तरह बहुत सारे अनेक थे, जैसे रंगपुर था जो मैंने बताया था ना अभी, रंगपुर, और एक जो मादर नदी के किनारे था। वो सब जितने भी जो भारत की सभ्यता, भारत की जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें अभी वर्तमान में जो नया खोजा गया है वो क्या है, हरियाणा में कुणाल। और इसके अलावा अपने राजस्थान में कौन सा, बालाकोट या बालाथल, बालाथल बोल सकते हैं इसे, है ना। बालाथल नाम की जगह है जहाँ पर क्या है, अभी वर्तमान में जो प्राचीन जो सभ्यता है ना उसके स्थल खोजे गए हैं। तो इस तरह हम इन सभ्यताओं के स्थलों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आएगी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं, यानी यहाँ की नगरीय व्यवस्था। तो सबसे पहले तो क्या आएगी, नगरीय। यह क्या है, एक नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। अब देखो नगरीय सभ्यता कैसे है कि सिंधु जो सरस्वती सभ्यता है वो अपने उन्नत और विकास की दृष्टि से जब इसके उत्खनन किया गया तो इतनी उन्नत थी कि उजड़ने के बाद भी इसके अवशेष इतने सुंदर दिख रहे थे कि उससे पता लग गया कि यह क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। और इस नगरीय सभ्यता को देखकर जो पुरातत्व शास्त्री उन्होंने सोचा कि यह तो किसी इंजीनियर के द्वारा ही बनाई गई है। यानी एक इंजीनियर क्या करता है, सोच समझ कर बसाता है ना किसी नगर को, किसी जगह को बताता है कि वो इस तरह से बसनी चाहिए, तो उस तरह से बसी हुई थी। तो इस नगरीय सभ्यता को देखकर ऐसा लगता है कि यह क्या थी, यहाँ पर उत्कृष्ट किस्म के क्या थे, बहुत उत्कृष्ट जो लोग थे वो यहाँ पर थे, इंजीनियर के स्तर का यहाँ पर नगरों का निर्माण हुआ था। जिनमें सबसे पहले हम आते हैं आवास योजना के बारे में। यहाँ की आवास योजना कैसी थी, आवास कैसे थे, आवास आपके जैसे बड़े बड़े घर थे, और जैसे घर है, जैसे ये गली है ना, इन गलियों में ये तो क्या सीधी गलियां, अब इन गलियों में अंदर जाने का और रास्ता, और घर क्या थे, मेन रोड पर नहीं खुलते थे। घर कहाँ थे, ये क्या है, मुख्य सड़क। घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलकर कहाँ खुलते थे, गलियों के अंदर, यानी यहाँ आमने सामने मकान खुलते थे, यहाँ पर खुलते थे। तो इसीलिए यह जो यहाँ की आवास योजना कैसी है, यहाँ पर मुख्य सड़क पर घरों का दरवाजा न खुलकर किस तरफ खुलता था, मुख्य सड़क की जो छोटी छोटी गलियां होती हैं उन गलियों में, मुख्य सड़क के जो गलियां हैं उनमें आमने सामने घरों का विकास किया गया था। इस तरह से योजना इनकी बनाई गई थी। फिर आता है आपके 2 नंबर पॉइंट, सड़क व्यवस्था। यहाँ की सड़कें कैसी थी, सड़क व्यवस्था। इसके अलावा देखो जो आवास योजना उसमें क्या थे, अलग अलग स्नानागार बने हुए थे सबके, स्नानागार जानते हो ना, तो स्नानागार बने हुए थे सबके, अलग अलग चूल्हों की व्यवस्था अलग अलग की गई थी। आंगन के चारों तरफ क्या थे, कमरे बने हुए थे, जैसे अभी वर्तमान में बने हुए होते हैं ना, आंगन के चारों तरफ क्या थे, बीच में आंगन, घर के बीच में आंगन और चारों तरफ क्या होते हैं, कमरे। उसी तरह उस समय भी आवास योजना इसी तरह की थी। सड़क व्यवस्था कैसी थी, देखो ये जैसे सड़क है, ठीक है, अब सड़क क्या थी, इस तरह से बनी हुई थी, ग्रिड, इसको क्या कहते हैं, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति कहते हैं, या ऑक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। इसमें क्या था, सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, अब यहाँ पर काट रही है ना, यहाँ पर काट रही है, यही क्या कहलाता है, ग्रिड पद्धति कहलाता है। ये चौराहा बन गया। तो उस समय की ऐसी थी, लंबी लंबी और चौड़ी सड़कें थी जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम थी, जो एक जगह पर काटती थी, इसलिए ये कौन सी पद्धति पर थी, ग्रिड पद्धति पर बनी हुई थी। तो यहाँ की सड़क व्यवस्था भी उन्नत थी। फिर तीसरा जो पॉइंट आता है वो है सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था, देखो सफाई व्यवस्था कैसी थी, यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता की सफाई है वो कैसी थी, यहाँ पर प्रत्येक घर के बाहर क्या था, कूड़ादान रखा होता था, जिससे क्या, इससे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक घर वाले लोग सफाई करके अपना कूड़ा उस कूड़ेदान में डाल देते, और फिर कभी क्या होता, सप्ताह से या फिर 15 दिन से हम कर सकते हैं, सफाई व्यवस्था करने के लिए एक बड़ा सा कोई ठेला आता होगा, जिसमें क्या होता था, वो जो सारा कूड़ा है वो किसमें डाल दिया जाता था, उस कूड़े, जिससे क्या होता, नगर से बाहर कूड़ेदान की व्यवस्था कर दी जाती, जिससे सारा कूड़ा नगर से साफ हो जाता। इसके अलावा जल निकास व्यवस्था भी थी, प्रत्येक घर में क्या थी, नल की व्यवस्था थी, यानी पानी की व्यवस्था थी।
इसके अलावा यहाँ पर क्या थी, नालियाँ भी बनी हुई थी। नालियाँ कैसे कि घरों की, जैसे मैंने बताया घर था, घर से जो नाली है वो निकल रही है, और यहाँ पर क्या छोटी छोटी नालियाँ, घर पर तो क्या थी छोटी छोटी नालियाँ, रोड पर आने के बाद वो क्या बन जाती है, बड़ा नाला। वो बड़ा नाला किसी दूसरी जगह पर और बड़े नाले से मिलकर किसी यानी नगर के बाहर निकास की क्या थी, व्यवस्था थी। वह जो गंदा पानी है वो बाहर कहीं पर निकास कर दिया जाता था। तो यह जो संपूर्ण व्यवस्था वो किस तरह से है, हमारे भारत की अभी की जो वर्तमान के नगर है उन सभ्यताओं की तरह बनी हुई है, और उस समय गटर की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। इसके बाद आता है चौथा नंबर पर विशेष आकृतियाँ क्या क्या बनी हुई थी। देखो कई कई जगह में विशेष आकृतियाँ भी मिली हैं, जैसे विशेष आकृतियों में क्या है, इस काल में बहुत सारी विभिन्न पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं। जैसे हमें क्या मिली है, अग्नि की वेदिकाएं। अग्नि की वेदिकाएं, वेदिका यानी क्या होती है, यज्ञ और हवन करते हैं, तो इसी में करते हैं हम, तो इनको क्या कहते हैं, वेदिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर अग्नि की वेदिकाएं कहाँ से मिली है, आपके कालीबंगा से मिली है, कालीबंगा से ज़्यादा मिली है अग्नि की वेदिकाएं। ठीक है, विशाल स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार यानी बहुत बड़ा सा क्या मिला है, स्नानागार, नहाने के लिए बहुत बड़ा सा। उससे क्या अनुमान लगाया जाता है, और ये कहाँ पर मिला, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। इससे क्या पता लगाया जाता है, इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि विशाल स्नानागार किसी सामूहिक समारोह के लिए, जैसे अपने बहुत सारे तीर्थ स्थल होते हैं ना जिनमें क्या करते हैं हम, धार्मिक जब उत्सव होते हैं उस समय हम नहाते हैं, तो वही इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर कोई उत्सव होता था उस समय विशाल स्नानागार में क्या करते थे, लोग वहाँ पर नहाते थे और पूजा करते थे। तो विशाल स्नानागार बनाया गया है। इसके अलावा भट्टियों के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। तो यहाँ लिख देते हैं, भट्टियाँ भी कालीबंगा से मिली है। चूल्हे भी कालीबंगा से मिले हैं। चूल्हे, मिट्टी के जो चूल्हे हैं वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, क्योंकि चूल्हों पर क्या कर, चूल्हों के अवशेष सिर्फ हमें कालीबंगा से, लगभग बहुत सारे चूल्हों के अवशेष हमें कालीबंगा से मिल रहे हैं। इसके अलावा आपके विशाल अन्नागार, विशाल अन्नागार, अन्नागार क्या होता है, अन्न रखने का भंडार गृह को क्या कहते हैं, अन्नागार। तो विशाल अन्नागार हमें कहाँ से मिला है, पहला जो विशाल अन्नागार है वो तो हमें मिला है लोथल, गुजरात से। अब ये अन्नागार का क्या अनुमान लगाया जाता है कि कभी कोई अकाल की स्थिति आ जाए, उस अकाल की स्थिति में वहाँ के लोगों की, उस अकाल की स्थिति में सहायता करने के लिए अन्न पहले इकट्ठा कर लिया जाता, और बाद में जब अकाल की स्थिति आती तो उस समय वो उस अन्न से उनकी क्या करते थे, उनकी सहायता कर देते थे। तो विशाल अन्नागार एक तो लोथल में मिला, दूसरा कहाँ मिला, हड़प्पा में। दूसरा विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, हड़प्पा में प्राप्त हुआ है। इस तरीके हो गई नगरीय सभ्यता। अब 2 नंबर पे आती है इसका सामाजिक जीवन। यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था, यानी समाज की स्थिति कैसी थी, सामाजिक जीवन। तो जो विश्व की प्रमुख सभ्यताएं हैं उनमें सिंधु घाटी सभ्यता का भी सामाजिक जीवन होता था, क्योंकि समाज तो था, लोग जहाँ रहेंगे वहाँ क्या होगा, समाज का निर्माण होगा, और जहाँ समाज होगा वहाँ पर लोगों का जीवन कैसा हो जाएगा, समाज में रहने का तरीका उन्हें आएगा। तो सामाजिक जीवन किस प्रकार था, प्रत्येक लोग क्या करते थे, अपने अपने कर्म करते थे। जैसे एक ही परिवार के लोग क्या करते थे, एक माँ आटा पीस रही है तो दूसरा व्यक्ति क्या अलग कार्य कर रहा है, कोई पढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग तरह के व्यवसाय करने का कार्य करते थे। जो वैदिक सभ्यता में हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी, वो इस समय सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। ये हो गया इसका सामाजिक जीवन। तीसरे नंबर पे आपके आता है परिवार व्यवस्था। यहाँ का परिवार कैसा होता था, परिवार व्यवस्था। सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है वहाँ पर भवनों और मकानों के अनुसार ही यहाँ की परिवार व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि समाज की प्रमुख इकाई किसे कहते हैं, हम परिवार को कहते हैं। तो यहाँ पर परिवार क्या थे, बड़े बड़े परिवार, संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, इसलिए घर भी क्या थे, बड़े बड़े बने हुए थे। इसके अलावा महिलाओं की क्या हमें मिली है, मूर्तियाँ, महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं, इसलिए इससे यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली। इसका मतलब यहाँ पर महिलाओं को प्रमुखता दी जाती थी। इसका मतलब यहाँ पर किसका राज्य था, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था, यानी किसी भी परिवार में कोई मुखिया होता है तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, अभी वर्तमान समय में परिवार का मुखिया कौन माना जाता है,
परिवार का मुख्य माना जाता है आपके पुरुष, लेकिन यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज ना होकर क्या थे, मातृ प्रधान समाज था, यानी यहाँ पर मातृ सत्तात्मक मुखिया माना जाता है, मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में मैं आपको इसकी और अन्य विशेषताएं और वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।